Hello friends, welcome to Kashmir Civil Services Academy. तो माय नेम इज रूप रहमान एंड टुडे हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो पहले हम थोड़ी ओरिएंटेशन इसकी ले लेंगे कि मतलब किस तरह इस कंपोनेंट को पढ़ना है। ये कंपोनेंट जो है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एसएसबी एज वेल एज JNK कॉम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बाकी जो आप देखोगे सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम उनमें भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ी इसकी ओरिएंटेशन देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और ब्रीफली हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को एक्चुअली कैसे पढ़ सकते हैं। इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, एक्चुअली इट इज हिस्ट्री, बट लेकिन हम इसको अलग से थोड़ा पढ़ते हैं और उसका रीजन बताएंगे क्यों अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज द ऑनलाइन इनिशिएटिव ऑफ आवर एकेडमी where we'll be helping the students through online mode, and these are the various online handles where you can reach us, and this is what you will get: daily classes, structured courses, mock tests, mentorship. This is something brief about myself, and today we will be starting with the first topic, that is prehistoric rock paintings. ठीक है, prehistoric rock paintings. Now before that हम थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब हिस्ट्री जब इंडिया की हम स्टार्ट करते हैं, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो जब आर्ट एंड कल्चर देखते हैं तो वो कुछ देखते हैं, जैसे वो आप देखेंगे बोलेंगे पहले ही उनका जाएगा डांसेस, फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल्स या बाकी जो भी और चीजें आती है, फूड्स एटसेट्रा, उन पे वो मतलब फैक्चुअली उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि मतलब गलत है। देखिए, अगर आप डांसेस कितने भी याद रख रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको फिर वो मतलब, एक तो दिक्कत भी होगी समझने में, और दूसरी बात ये है कि डांसेस एंड फेस्टिवल से मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तरीका आप जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, दैट इज कि वो इस आर्ट एंड कल्चर को बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस बेसिक से आते हैं, तो इसका मैं रीजन भी आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे दैट JKPSI एग्जाम और हुआ था दैट क्लास फोर्थ एग्जाम। ठीक है, क्लास फोर्थ एग्जाम, तो JKPSI में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम दैट गंधार आर्ट। ठीक है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। क्लास फोर्थ में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, रॉक एडिक्ट्स। तो देखिए, गंधार आर्ट, रॉक एडिक्ट्स, अक्सर हम इनको मिस कर देते हैं। तो बेसिक ये है कि हमें बेसिक से चलना है, मतलब हमें सीधे क्रोनोलॉजी से आर्ट एंड कल्चर को समझना है। जैसे हम हिस्ट्री को बेसिक से पढ़ते हैं, वैसे ही हमें आर्ट एंड कल्चर को भी बेसिक से पढ़ना है। और हमेशा ये होता है कि जो भी मतलब देखिए, जब भी मतलब पेपर बनता है, ये सीधी सी बात है कि वहां जो मेंबर्स है बोर्ड के, दे डोंट कंसीडर दोज फैक्चुअल बुक्स, या फैक्ट अगर वो पूछेंगे उसका भी तरीका होता है, लेकिन बेसिक वो जाते हैं, बेसिक सोर्सेज जो होती है एनसीईआरटी, उन्हीं पे जाते हैं। ठीक है, तो वहां जो है वो बेसिक पॉइंट जो है जिसके वो क्लियर होंगे, जिसने बिटवीन द लाइनर्स पढ़ा होगा, उसी का जो है मतलब ये चीजें क्लियर रहती है, एंड देन ही इज एबल टू इजीली क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो खाली डांसेस फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आर्ट एंड कल्चर में हमें सीधे क्रोनोलॉजी से चलना है। ठीक है, एंशंट में क्या आर्ट था, इसी तरह मेडिवल या मॉडर्न में क्या था। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले थोड़ी जो आर्ट एंड कल्चर है, इसका बेसिक हिस्ट्री के साथ इसका क्या संबंध है और कौन कौन चीजें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री को देखूं, ठीक है, हिस्ट्री को अगर मैं देखूं, हिस्ट्री हम कैटेगराइज करते हैं इनटू थ्री पार्ट्स। हमारा आता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा आता है मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तीन फेजेस में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो एंशियंट हमारा आता है यूजुअली 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 25 लाख साल पहले, या कुछ बोलते हैं 5 लाख साल पहले, अप टू मिड 8th सेंचुरी इंडिया, मिड 8th सेंचुरी। ठीक है, मिड 8th सेंचुरी। तो मिड 8th सेंचुरी मान लीजिए आप, इसको हम बोलेंगे 750 तक, 750 सीई कॉमन एरा। तो 750 सीई तक जो भी चलता है, 2.5 25 लाख से 750 सीई तक जो भी चलता है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो हम एंशिएंट के अंदर पढ़ रहे हैं। और फिर मिड 8th से, मिड 8th सेंचुरी से
मिड 8th सेंचुरी सी कहां तक, अप टू मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी हम पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया। और उसके बाद हमारा आता है मिड 18th से मिड 18th हमारा, आपको पता होगा मिड 18th हुआ था बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश। तो उसके बाद जो है फिर ब्रिटिश ने, हम बोलते हैं कि कॉन्क्वेस्ट किया बंगाल का। तो मिड 18th सेंचुरी से टू रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट मतलब जो हम ब्रिटिश का पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं, या पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं रीसेंट पास्ट। देखिए ओवरऑल हिस्ट्री को देखिए, कोई कैटेगराइजेशन, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूटी। मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये नहीं कि एंशिएंट में कुछ बड़ा हुआ फिर मेडिवल स्टार्ट हुआ फिर ब्रेक लगा फिर मॉडर्न हुआ। हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूटी, बट ये कैटेगराइजेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन सम इवेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेडिवल में आपको पता होगा एट दिस मिड 18th सेंचुरी इंडिया एक लार्ज चेंज आया, मतलब ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ। तो उन चेंजेस की बिना पे हम ये कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, और ये कैटेगराइजेशन जो है वर्ल्ड में कॉमन नहीं होती है, मतलब फ्रेंच का कुछ और होगा, ब्रिटिश का कोई और होगा। ठीक है, बट इन इंडिया हम इस कैटेगराइजेशन को मान लेते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अब एंशंट में हमारा इंपॉर्टेंट जो बन जाता है, अगर हम अब थोड़ा देखिए किस तरह हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं। देखिए चाहे एंशंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, तो इन तीनों में हमें तीन चीजें आती है दिस इन हेरिटेज एंड कल्चर। एक तो आता है आर्ट, दूसरा आता है हमारा आर्किटेक्चर, तो तीसरा हमारा आता है लिटरेचर। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ये तीन चीजें हमारे पास आती है। तो इन तीन चीजों को देखते हैं कि इनमें हमारे हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमने देखा कि हमें हमारे पास तीन चीजें आती है। एक तो आता है आर्ट, दूसरा हमारे पास आता है, नंबर वन इज आर्ट, नंबर सेकंड इज आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एंड नंबर थर्ड इज लिटरेचर। ठीक है, तो आर्ट में हमारे पास देखिए, आर्ट में हमारे पास डांसेस आ सकती है। ठीक है, पेंटिंग्स आ सकती है। ठीक है, या बाकी जो आप देखोगे मुरल पेंटिंग्स, ठीक है, वो सब आते हैं, या रॉक, रॉक कट, रॉक रॉक कट, रॉक कट आर्ट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ सकता है इसमें दैट पेंटिंग्स के बगैर आप अगर आर्ट में देखोगे, जो भी हमारे पास सपोज आप देखोगे जताका, जताका टेल्स, मतलब बुद्धिस्ट जो थे वो, ये मतलब बुद्धिस्ट के साथ ये इवेंट से रिलेटेड है। वो ये चीजें हमारे पास आर्ट में आ सकती है। ठीक है, नो आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या आ सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्किटेक्चर में ये बिल्डिंग्स के साथ रिलेट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आता है बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर। तो इसी तरह हमारे पास इसमें आता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसी तरह लिटरेचर में हमारे पास क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती है। जैसे आप देखोगे हमारे पास जो ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया है दैट इज ऋग्वेदा से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे ऋग्वेदा के बाद जो बाकी ड्यूरिंग दैट संगम एज जो लिटरेचर आया था, जैसे कालिदासा के कुछ ड्रामास, बाकी यहाँ सेक्युलर लिटरेचर रामायण महाभारत, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या मुगल टाइम में जो बुक्स लिखी गई थी उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें आर्ट को लेना है, और अब हमें ये आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर क्रोनोलॉजी में स्टडी करना है। मतलब हमें देखना है पहले सीधे एंशंट में क्या था, उसके बाद मेडिवल में क्या था, और मॉडर्न में क्या था। और इसके बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे, फिर उन्हीं बेसिक्स के बिना पे हमें फैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब किसमें क्या था, कुछ बुक्स होंगी, कुछ होगा, तो फिर जो है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, इजीली आपका जो फैक्ट है वो समझ आ जाएगा। अदरवाइज गोइंग ऑन टू द फैक्ट्स विदाउट नेग्लेक्टिंग द बेसिक, दैट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम विद द एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, देखिए अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की, तो हमने बोला दैट ये पीरियड स्पॉन करता है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो अप टू मिड 18th सेंचुरी इंडिया। मिड 8th सेंचुरी, मिड 8th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, तो एंशिएंट को हम बांट लेते हैं इनटू पेलियोलिथिक,
into Mesolithic, into Neolithic, and into Chalcolithic। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगराइजेशन बन जाती है किसकी, एंशिएंट हिस्ट्री की। तो अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड को देखें, देखिए पैलियोलिथिक पीरियड में हमारे इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में जो है इंसान जो था ही वाज अ फूड गैदरर। तो पैलियोलिथिक में हम बोल सकते हैं मैन वाज फूड गैदरर, मतलब वो हंटिंग करता था और उसी पे जो है जीता था। इस तरह कोई एग्रीकल्चर या बाकी उसके पास नहीं था। ठीक है, तो मीजोलिथिक में उसने स्टार्ट किया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। नियोलिथिक में उसने डोमेस्टिकेशन के बगैर और एक चीज सीखी, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। एंड सिमिलरली इन चैल्कोलिथिक इसको हम बोलते हैं कॉपर एज। ठीक है, कॉपर एज। तो इसमें उसने कॉपर जो है वो यूज करना स्टार्ट किया इन चैल्कोलिथिक एज। तो अब इनके अपने अपने पीरियड्स आते हैं, जैसे आपका पैलियोलिथिक जो है ये चलता है फ्रॉम 2.5 मिलियन ईयर्स एगो अप टू 8000 बीसी। यहाँ कुछ लिखते हैं 10,000 बीसी, तो एनसीईआरटी पे 9,000 बीसी है। ठीक है, तो इस तरह ये चलता है। तो ये चलता है हमारा फ्रॉम 9 टू दिस 4,000 बीसी। ठीक है, देन सिमिलरली अगर हम ये वाला नियोलिथिक एज देखिए, तो ये हमारा चलता है 7 से 1000 बीसी। तो ये जो चैल्कोलिथिक एज है ये हमारी चलती है कहाँ से, 2800 से 700 बीसी तक। ठीक है, 2800 टू 700 बीसी हमारा चैल्कोलिथिक चलता है। ठीक है, तो ये है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि मतलब अब इन साइट्स के बारे में हमें पता कैसे चला, इंडिया में जो ये साइट्स है इनके बारे में पता कैसे चला। देखिए अगर आप देखोगे दैट इन पास्ट, पास्ट में अगर हम देखें हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमारे पास हिस्ट्री में सोर्सेज रहते हैं पास्ट को खोजने के लिए, या तो रहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, या तो फिर रहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास आप बोलोगे मटीरियल्स, मटीरियल रिमेन्स। ठीक है, और लिटरेरी सोर्सेज में आप देखोगे हमारे पास क्या रहते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स। तो इनको स्टडी करके जो है हिस्टोरियन जो है हिस्ट्री को डिसिफर करते हैं, स्टडीइंग आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। लेकिन जब हम इस पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक की बात करते हैं तब तो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। ठीक है, तो तब हमारे पास थे क्या, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स लाइक बोन्स। ठीक है, इसी तरह जो ब्रिक्स एंड एड सॉरी, बोन्स, ब्रिक्स, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, या जो भी बाकी उनके जो बिल्डिंग्स थे उनको स्टडी करके हम ये जो है एंशंट हिस्ट्री जो है उसको डिसिफर करते हैं, स्टडीइंग द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स। मतलब जब हम पुरानी एज देख लेते हैं। ठीक है, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द प्रीहिस्टोरिक रॉक बिल्डिंग्स। ठीक है, देखिए अब एंशंट में क्या था, देखिए एंशंट में हम पहले बात कर लेंगे। अब हमने बोला कि पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो तब तो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, यहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने स्टडी किए डिफरेंट साइट्स। ठीक है, तो हम उन थोड़ा उन ब्रीफ उन मैप में इन साइट्स को देख लेते हैं। देखिए अगर मैं ये मान लूं दैट दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, नाउ सी आप देखोगे कि मतलब कहीं पे कहीं जगहों पे हमें जो है पैलियोलिथिक साइट्स देखने को मिली इंडिया में, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्टडी किया दैट वो वहां पे मतलब जाते हैं, वहां खुदाई करते हैं और फिर डिफरेंट मटेरियल्स को निकाल के उनका स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनको स्टडी करके वो फिर पास्ट को डिसिफर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उनका कल्चर कैसा था, वो क्या खाते थे, किस तरह रहते थे, दैट इज द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स। नाउ यहाँ पे जो इंडिया में है कुछ साइट्स खोदी गई, जैसे आप देखोगे दैट इन अगर हम एमपी में एक साइट देखें दैट इज कॉल्ड भीम बेटका, भीम बेटका।
इसी तरह यहाँ आंध्र प्रदेश या कर्नाटका साइड में कुपगालो, तिकलकोटा, वो कुछ साइट जो है यहाँ इस रीजन से खोदी गई। ठीक है, इसी तरह एक साइट जो है उत्तराखंड से खोदी गई। ठीक है, तो इन साइट से हमें कुछ निशान मिले, कुछ मटेरियल्स मिले, जिनकी बिना पे हमने इनका जो है कल्चर वो देख लिया। तो उनमें इंपॉर्टेंट आता है हमारा एक रॉक पेंटिंग्स। देखिए, नाउ पैलियोलिथिक मैन जो है, ही वाज लिविंग इन केव्स। वी नो दैट ही वाज लिविंग इन केव्स। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन एक्सकेवेशन से हमें क्या क्या पता चला। देखिए, जब हमने एक्सकेवेशन की इन साइट्स पे फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लेता हूं एमपी में भीमबेटका, और यहाँ से आप देखोगे दैट कुछ साइट्स है यहाँ कर्नाटका साइड से, और कुछ साइट्स यहाँ आंध्र प्रदेश साइड से हमें, जैसे कुपगालू, तिकलकोटा, और कुछ साइट्स हमें यहाँ उत्तराखंड में मिली। तो जैसे उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट साइट लाखू दयार। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि मतलब इनका कल्चर क्या था, मतलब किस तरह इनकी हेरिटेज क्या थी। ठीक है, तो उसको स्टडी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो इनको क्या वहां से मिला, टूल्स मिले, पॉटरी मिली, और कुछ हैबिटेट, मतलब इनका हैबिटेट कैसा था। ठीक है, तो हाँ, अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलता है कि हमें पता है कि दैट पैलियोलिथिक मैन यूज्ड टू लिव इन केव्स। तो इन केव्स पे हमें कुछ क्या मिली, पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स मिली, और उन पेंटिंग्स में हमें ये पता चला कि मतलब ये किस तरह की पेंटिंग्स करता था। देखिए, अब अगर हम पैलियोलिथिक को देख लें, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, कभी कभार पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आप देखोगे पैलियोलिथिक में हमारा आता है इंपॉर्टेंट अपर पैलियोलिथिक एज। तो आप देखिए, ज्यादा अगर आप इसमें डीप जाएंगे यू विल आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब पैलियोलिथिक का जो ऊपर वाला पार्ट है, जब पैलियोलिथिक पहले लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल, और फिर अपर पैलियोलिथिक, यहां से हमें पता चलता है कि दैट इंसान ने जो है पेंटिंग स्टार्ट की। ठीक है, पेंटिंग स्टार्ट की, मतलब वो रॉक शेल्टर जो उसके थे उन केव्स पे वो पेंटिंग्स बनाता था। ठीक है, अब पेंटिंग्स किस तरह की थी, वो बनाता था, एक तो बनाता था ह्यूमन्स, और बनाता था एनिमल्स, और बाकी कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे ट्रायंगल्स, बाकी सब। ठीक है, वो सब बनाता था। ठीक है, तो अब ये पेंटिंग्स ये किस पे बनाता था, देखिए, तो ये बनाता था ये पेंटिंग्स ऑन केव्स। तो हमें ये नहीं, देखिए पैलियोलिथिक अगर आप देखोगे पैलियोलिथिक पीरियड, तो इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं फिर तीन में। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पैलियोलिथिक की जो है उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, तो इसको हम तीन पीरियड्स में बांट लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, मिड पैलियोलिथिक, और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक हमने स्टार्ट की हिस्ट्री 2.5 मिलियन ईयर से कहां तक, मिड 8th सेंचुरी तक, लेकिन यहाँ हम लोअर पैलियो, हम खाली पैलियोलिथिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आती है अप टू 1 लाख बीसी, 25 लाख साल पहले, अप टू 1 लाख बीसी तक, 1 लाख ईयर से वो हमारा आता है लोअर पैलियोलिथिक। तो मिडिल पैलियोलिथिक हमारे पास आता है 1 लाख टू 40,000, और ये हमारा आता है 40,000 बीसी टू दैट 10,000 बीसी। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज। तो आप पेंटिंग्स देखिए, क्या यहाँ इंसान ने पेंटिंग स्टार्ट की लोअर में, या मिडिल पैलियोलिथिक में की, या अपर पैलियोलिथिक में की। तो रिकॉर्ड जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें अपर पैलियोलिथिक से, ना कि मिडिल या लोअर पैलियोलिथिक से। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन आए कि मतलब जो पैलियोलिथिक जो रॉक पेंटिंग है स्टार्ट कब से हुई, तो दे आर फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, नाउ तो साइटिस अब थोड़ी देख लेते हैं कि मतलब जब ये पेंटिंग्स बनाता था इंसान, तो अपनी पेंटिंग, ह्यूमंस की पेंटिंग्स बनाता था, एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाता था, बाकी कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे ट्रायंगल्स, बाकी सब वो सब बनाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमें इंपॉर्टेंट देखना है कि जो दीज एक्सकेवेशंस यहाँ पे हुई, उनसे हमें पता चला कि जो पॉटरी हैबिटेट्स, बाकी पेंटिंग्स वो हमें मिली। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब केव्स की बात करें, केव्स की, तो केव्स में हमें पता चला कि दैट ये यूज करता था ये इंसान, एक तो यही मतलब ये जो केव वॉल्स थे, वॉल्स थे,
और इस केव की सीलिंग्स, मतलब अंदर हम जाए जो इसकी सीलिंग्स थी, ऊपर वाला पार्ट जो इन केव्स का था, वॉल्स और सीलिंग्स ये यूज करता था एज कैनवस। ठीक है, एज कैनवस से यूज करता था वॉल्स एंड सीलिंग्स टू पेंट। ठीक है, मतलब पेंट करने के लिए ये इसको यूज करता था। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, दोज आर फ्रॉम की कौन सी प्लेस कहाँ पे एक्सकेवेट हुई है और वहां किस तरह की पेंटिंग है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया था मीन्स के एस 2021 में, दैट नोट आया था, राइट ए नोट ऑन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स विद स्पेशल रेफरेंस टू भीमबेटका। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक से हमें पता चला कि वो पेंटिंग्स बनाता था। तो सब्जेक्ट्स क्या थे, एनिमल्स, ह्यूमंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली साइट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज लाखोदयार। तो लाखोदयार का लिटरल मीनिंग है यहाँ पे 1 लाख केव्स। ठीक है, 1 लाख केव्स। नाउ यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इंडिया का मैप फिर से देखोगे तो हमें पता है यहाँ नॉर्थ साइड से हिमाचल प्रदेश के आसपास हमारा आता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक रिवर है दैट इज कॉल्ड सुयल, रिवर सुयल। तो इस बैंक के आसपास हमें मिलती है ये लाखोदयार केव्स। ठीक है, लाखोदयार केव्स। तो यहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग्स मिली, जैसे लीजर्ड उसने बनाया था, उसकी बहुत सारी लेग्स। ठीक है, इसी तरह एक एनिमल मिला, ठीक है, उसका स्नोट बहुत लंबा था। ठीक है, तो इसी तरह ये निशानियां हमें कहाँ से मिली, लाखोदयार से। तो लाखोदयार किस रिवर पे लोकेटेड है, सुयल रिवर इन उत्तराखंड। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि लाखोदयार कहाँ है। ठीक है, तो अब जो कलर से यूज करता था यहाँ पे, कलर से किस तरह यूज करता था, और एक क्वेश्चन बनता है कि ये अगर पेंटिंग्स तब बनी थी, आज तक के ऐसी ही, मतलब आज भी इनके निशान कैसे मौजूद है वहां पे। तो इसका रीजन है कि मतलब देखिए, जो वो वॉल्स थे, केव वॉल्स, उन पे जो हम बोलते हैं कि दैट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड उस पे है, उस वजह से जो है वो ये आज तक की पेंटिंग्स अटैच है, या ये मतलब खत्म नहीं होगी। तो कलर्स वो यूज करता था, एक तो व्हाइट, ब्लैक और रेड। ठीक है, व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर वो यूज करता था। तो ये कलर्स वो कहां से लाता था, फ्रॉम द स्टोन्स। मतलब स्टोन्स को ग्राइंड करता था, और स्टोन्स को ग्राइंड करके जो फिर वहां से पाउडर्ड फॉर्म निकलती थी, उससे फिर वो उनको कलर करता था। लेकिन यूज क्या करता था एज ब्रश, प्लांट फाइबर। ठीक है, मतलब जो फाइबरस, जो मुलायम प्लांट्स हैं, उनको एज ब्रश यूज करता था। तो प्लांट फाइबर को ब्रश यूज करके स्टोन्स का पाउडर बना के ये व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर यूज करता था। तो यहाँ से जो हमें मिला, जो कुछ मिले, इसने क्या बनाया था, फॉक्स बनाया था, लिजर्ड, और एक लॉन्ग स्नोटेड एनिमल, मतलब जिसका स्नोट वो बहुत लंबा था। ठीक है, स्नोट मतलब अब बोलो वो नाक के जो हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो बाकी कुछ साइट्स हमारे पास और आती है यहाँ पे, जैसे इसमें क्वेश्चन कभी आ सकता है। देखिए, अगर आप मतलब केएस में देखोगे, इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है दैट अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कभी ये देंगे कुबगॉल और तिकलकोटा। ठीक है, इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, मतलब नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, या ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट। ये ज्यादा यूपीएससी या केएस में आता है, लेकिन एसएसबी में इतना नहीं आता है। एसएसबी में खाली आपको साइट का पूछा जाता है कि कौन साइट कहाँ पे है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुग्गालो तेलंगाना में, और तिकलकोटा कहाँ है, कर्नाटका में। यहाँ से भी हमें पैलियोलिथिक जो पेंटिंग्स है वो मिलती है। ठीक है, तो नाउ दूसरी साइट देख लेते हैं हम। नाउ सी भीमबेटका, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए, भीमबेटका है इन एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मतलब भोपाल से अगर हम साउथ जाएं तो वहां पे हमें मिलती है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका में हमें कितनी मिली, 800 ये रॉक शेल्टर्स मिले, और उनमें हमें पता चला कि 500 पे क्या है, पेंटिंग्स। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स। नाउ यहाँ पे जो पेंटिंग्स है, यहाँ पे हमें पेंटिंग्स बहुत पीरियड्स की मिलती है। मतलब हमें पेंटिंग्स मिली यहाँ पे पैलियोलिथिक से भी, मीजोलिथिक से भी, और नियोलिथिक से भी। लेकिन देखिए, यहाँ पे तीनों पीरियड्स की पेंटिंग मौजूद है, पैलियोलिथिक भी, मीजोलिथिक भी, और चैल्कोलिथिक भी, या नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, वहां से भी हमें पेंटिंग्स मिलती है इन भीमबेटका एमपी। तो एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अक्सर की, मतलब वायर इज भीमबेटका लोकेटेड। ठीक है, तो उसका आता है ज्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक से हमें पेंटिंग्स मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स मिलती है वो मीजोलिथिक में मिलती है, मोर नंबर। तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला था कि दैट इन केएस 2021,
KAS 2021 में क्वेश्चन आया था दैट राइट अ नोट ऑन द प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स विद स्पेशल रेफरेंस टू भीमबेटका। तो नोट लिखना था आपको प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स पे 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आया था और उसके बाद भीमबेटका में आपको मतलब भीमबेटका को एक्सप्लेन करना था। तो अगर आप इसमें देखोगे आप इंट्रोडक्शन में सीधे लिख सकते हो कि कहाँ से हमें पेंटिंग्स मिलती है, मतलब स्टार्ट कर सकते हो दैट फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक वी सी द प्रोलिफरेशन ऑफ रॉक पेंटिंग्स एंड आफ्टर दैट सिमिलरली यू कैन डिस्कस द अदर पॉइंट इसकी मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे रॉक पेंटिंग्स की, क्या क्या फॉर्म्स इनमें हम बनाते थे और उसके बाद भीमबेटका को आप अलग से डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, सो मीसोलिथिक से हमें सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिलती है इन दिस भीमबेटका। ठीक है, नो जो यहाँ से पेंटिंग्स मिलती है किस तरह की मिलती है, ह्यूमन्स की मिलती है, एनिमल्स की मिलती है, एनिमल्स की मिलती है और इसी तरह हमारे पास बाकी ज्योमेट्रिक डिजाइन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो भीमबेटका में है इसमें जो है हंटिंग सीन्स हमें देखने को मिली। ठीक है, हंटिंग सीन्स मतलब जो इंसान था वो एनिमल के पीछे भाग रहे थे, उसको मार रहे थे। हंटिंग सीन्स इसमें प्रिडोमिनेट थे फ्रॉम द मीसोलिथिक एज, हम देखें ज्यादा हंटिंग सीन्स मिलते थे। और अगर आप देखोगे दैट यहाँ पे हंटिंग सीन्स है भीमबेटका में, लेकिन अगर आप देखोगे दैट डांसिंग गर्ल्स या डांसिंग फिगर ये हमें मिली थी लाखो दयाल से। ठीक है, लाखो दयाल से। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दैट डांसिंग गर्ल्स जो है कहाँ से मिलता है डांसिंग सीन, तो लाखो दयाल से हंटिंग सीन फ्रॉम द भीमबेटका। ठीक है, विच इज इन एमपी। तो यहाँ पे लोकेशन बन जाती है इंपॉर्टेंट, वहां क्या था वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, और कलर्स जो मैंने आपको बोला अभी वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे हमने दो साइट्स आज डिस्कस कर ली, भीमबेटका एंड दैट लाखोदयार। तो कुछ और साइट्स आप अगर चाहो तो सर्च कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यही भीमबेटका और इससे लाखोदयार से यहाँ रॉक कट आर्किटेक्चर रॉक पेंटिंग्स जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में हम और चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मौर्यन आर्किटेक्चर क्या था या इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट क्या था। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या कोई भी आप सजेशन देना चाहो कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, एंड धीरे धीरे हम इस पे बाकी जो है क्वेश्चंस भी लाएंगे और ताकि जो आपका जो ये हेरिटेज है ये क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।